तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं रात के 8 बजे के टीजीटी पीजीटी कला के एएमयू क्लासेस के आज के इस वीडियो में। तो मित्रों, डेली कुछ ना कुछ बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज चल रही है और पाश्चात्य से भी ठीक ठाक प्रश्न चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल केयरफुली ध्यान दीजिएगा और बने रहिएगा चैनल पे सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ, और शेयर कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पेज को। अगर क्विज अटेंड करना है शाम 5 से 6 बजे के बीच तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की, जो कि आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है कि अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया था। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद है और कह रहा है कि अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र प्रथम, वो भी ठीक है, पहला घोषणा पत्र कह रहा है, पहला घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया था अति यथार्थवाद यानी सोशलिज्म का साल्वाडोर डाली के द्वारा, फ्रिडा कोहलो के द्वारा, आंद्रे ब्रेत्तो के द्वारा या मन रे के द्वारा। तो शुरुआत हो चुकी है पहले प्रश्न की। लगभग पाश्चात्य कलाकार के प्रश्न और पाश्चात्य कलाकार जो भी कला आंदोलन है उससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला 1-2 दिन से आपको मिल रही है। आज भी उसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, उत्तर की शुरुआत कर देते हैं। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा मित्रों सी, आंद्रे ब्रेत्तो को प्रथम घोषणा पत्र आंद्रे ब्रेत्तो ने प्रकाशित किया था अति यथार्थवाद का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको कब किया था? 1924 में। कब किया था? 1924 में किया था प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित आंद्रे ब्रेत्तो ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्क्रीन क्या कह रहा है आपके? प्रभाववाद और घनवाद के बाद सारे संसार में सबसे अधिक अनुकरण इसमें से किसका हुआ? दादावाद का, जंगलवाद का, अभिव्यंजनवाद का या अति यथार्थवाद का? अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न का कहना है कि प्रभाववाद और घनवाद के बाद अगर कोई संसार में सबसे अधिक अनुकरण में रहा तो वो कौन सा कला आंदोलन रहा? दूसरा प्रश्न है हमारा। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा डी, वो रहा अति यथार्थवाद। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए हमारे स्क्रीन का कह रहा है कि दादावाद का पहला घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? दादावाद का पहला मैनिफेस्टो, ध्यान दीजिएगा, दादावाद का जो फर्स्ट मैनिफेस्टो है उसको किसने तैयार किया था? ह्यूगो बॉल ने, पिकाबिया ने, मार्शल ने या वेडेविले ने? दादावाद, देश को दादानिज्म कहते हैं, जो स्विट्जरलैंड में जन्मी। ठीक है, इसी के बारे में बात हो रही है कि इसका पहला फर्स्ट घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो किसके द्वारा तैयार किया गया? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब है ए, ह्यूगो बॉल के द्वारा। किसके द्वारा? ह्यूगो बॉल के द्वारा 14 जुलाई सन 1916 ईस्वी में पहला घोषणा पत्र तैयार किया गया था। 14 जुलाई सन 1916 में दादावाद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का कि दादावाद आंदोलन अपने चरम पर रही थी, या कह लीजिए कि दादावाद आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। कब से कब के बीच के मध्य? यह है हमारा आपका सवाल, चौथा नंबर। तो वीडियो को अगर बने हैं और यहाँ तक धीरे धीरे समझ आगे चले हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा मित्रों, फॉलो करना मत भूलिएगा एएमयू क्लासेस 8 को। तो 1910 से 1920 के मध्य यह रहा दादावाद आंदोलन का चरम उत्कर्ष, या 1912 से 1915 के, या 1916 से 1922 के, या 1920 से 1930 के? किसके किसके बीच में रहा इसका चरम समय? तो मित्रों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सी, 1916 से 1922 ईस्वी के मध्य जो था वो दादावाद आंदोलन जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पे था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पे 5वां प्रश्न आपके मौजूद है। प्रश्न का कहना है, ट्रिस्टन जारा ने, ध्यान दीजिएगा, ट्रिस्टन जारा ने
निम्न में से किस कला आंदोलन का शब्द चुना था? ट्रिस्टन जारा नाम है एक, और इन्होंने इसमें से एक कला आंदोलन का क्या चुना था? शब्द चुना था, यानी कला आंदोलन का नाम का एक शब्द चुना था। क्या उन्होंने अभिव्यंजनवाद का जो है शब्द चुना था, यानी अभिव्यंजनवाद में से जो अभिव्यंजन है उसका शब्द का नाम चुना था, या जंगलवाद में से जंगल शब्द का, या अति यथार्थवादी में से अति यथार्थ शब्द का, या दादावाद में से दादा शब्द का? ट्रिस्टन जारा ने किस कला आंदोलन का पहला जो शब्द है वो चुना था? ये है हमारा प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका डी, दादावाद। दादावाद का दादा शब्द ट्रिस्टन जारा ने चुना था। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, काफी की चक्की इनमें से किस कलाकार ने बनाया है? काफी की चक्की ये किस कलाकार का बनाया हुआ है? जॉन मीरो का, मार्शल, जॉन कांस्टेबल या टर्नर? तो वीडियो बनाने से पहले मैंने एक कमेंट्स देखा था अपने मित्र का, और जो है एक फीमेल है, व्हाट्सएप पे उन्होंने किया था, और फेसबुक पे भी कई लोगों का होगा जरूर, और मन में भी जरूर होगा कि इस समय भर्तियों की अंबार लगी हुई है। आपके यूपी में नहीं मित्रों, यूपी से बाहर चलिए, तो यूपी से बाहर चलिए तो हरियाणा पीजीटी निकाला है अपना। ठीक है, वो एक अलग है, उसमें एच टेट या एस टेट वहाँ का अनिवार्य है। ठीक है, और चलते हैं तो इस समय केवीएस चर्चा में है, काफ़ी संख्या में जो है केवीएस ने सीटें निकालना शुरू की हैं, और 5 तारीख से उसका आवेदन होगा, 5 दिसंबर से, जिसमें प्राइमरी की 6400 कुछ लगभग सीटें हैं। अगर आपने डीएलएड, बीएड और सीटेट क्वालिफाई किया है तो सबसे बढ़िया मौका है आपको प्राइमरी केवीएस में टीचर बनने का, जो कि केंद्र की नौकरी है। ठीक है, तो इसी तरह के अच्छे खासे कंपटीशन के जो है चांस मिले, केवीएस में इस बार अच्छा चांस मिला है, तो मिस मत करिएगा। ठीक है, और इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका बी, मार्शल का बनाया है काफी की चक्की। उसके अलावा मार्शल ने एक और चीज़ बनाया, घूमते हुए शिल्प। ठीक है, घूमते हुए शिल्प भी मार्शल का ही बनाया हुआ है। ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधु मार्शल ने ही बनाया है। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों को मार्शल ने बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन का क्या कह रहा है। जंगलवाद का मुख्य कलाकार इनमें से कौन था? जंगलवाद, जंगलवाद कहिए या फाववाद कहिए या फाविज्म कहिए, जो भी इन शब्दों में से कहना है कहिए, जंगलवाद को ही फाववाद कहा जाता है। मतलब ये पूछ रहा है कि जंगलवाद या कह लीजिए फाववाद का मुख्य कलाकार हेनरी मातिस था, पाल सेजान था, रुवाल्ट था, या इनमें से कोई नहीं। अगला कमेंट्स जो था, कोई सैनी करके फीमेल थी, हमारे व्हाट्सएप पे की थी कि सर केवीएस में 50% मांगेगा या उससे कम। देखिए, आपको ही नहीं सबको मैं बता रहा हूँ, लगभग हर जगह ग्रेजुएशन में जो भी होता है उसका एक रूल होता है कि ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होना चाहिए। अगर उसके बाद भी छूट देता है तो बहुत अच्छी बात है कि 50% से नीचे बहुत लोग हैं, उनका भी आवेदन हो जाएगा। लेकिन अगर 50 उसने बाउंड्री बांधी है तो 50 से कम में थोड़ा मुश्किल होगा। तो 50% तो हर ग्रेजुएशन में अनिवार्य होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका हेनरी मातिस। ठीक है, जंगलवाद के मुख्य कलाकार। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न स्क्रीन पे है आपके और कह रहा है, किस आंदोलन को गोगो की कला से प्रेरणा मिली थी? क्या प्रश्न है? गोगो की कला से इसमें से कौन से कला आंदोलन को, किस कला आंदोलन को क्या मिली थी? प्रेरणा मिली थी गोगो की कला से। प्रश्न ये कह रहा है, दादावाद आंदोलन से मिली थी ये प्रेरणा, या अभिव्यंजनवाद से, फाववाद से, या अति यथार्थवाद से? ठीक है, ये है आपका प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। कमेंट्स, लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जरूर। टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में आप इस समय पहुंच चुके हैं अपने प्रश्न संख्या 8 पे, जिसका सही जवाब है फाववाद या कह लीजिए जंगलवाद, जिसका जन्म हुआ है फ्रांस में, जिसके जनक है हेनरी मातिस और मुख्य कलाकार भी हैं हेनरी मातिस। ठीक है, और इसी की प्रेरणा जो है गोगो की कला से फाववाद को प्रेरणा मिली थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन का कह रहा है 9 नंबर, हेनरी मातिस का चित्र डांस किस माध्यम में बना है? हेनरी मातिस ने एक चित्र बनाया है डांस। इसको उन्होंने बनाया था
1909 में। कब बनाया था? 1909 ईस्वी में इन्होंने जो है कैनवास पर बनाया है उसको। यहाँ पूछ रहा है माध्यम कौन सा है। उन्होंने कैनवास पे बनाया डांस नामक चित्र को। क्या उसको जल रंग में बनाया है, लिथोग्राफी में, एक्रिलिक में या तेल रंग में? मैंने पहले भी बता दिया कैनवास पे बनाया है, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में गेस पकड़ लिया गया होगा। और ऑप्शन आपको बताना है मित्रों कि हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका तेल माध्यम में। 1909 में कैनवास पर तेल माध्यम में हेनरी मातिस ने डांस नामक चित्र बनाया, जो इस समय म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में रखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन का कह रहा है 10 नंबर, द जॉय ऑफ लाइफ। क्या है? द जॉय ऑफ लाइफ, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं जीवन का आनंद। अगर कहीं कहीं आपसे ये पूछ दे जीवन का आनंद, या कह लीजिए उसी को इंग्लिश में द जॉय ऑफ लाइफ। कभी कभी इस इंग्लिश को हिंदी में भी लिख देता है द, इस तरह से द जॉय इस तरह से लिखता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो एग्जामिनर का तरीका है आपको घुमाने का। ठीक है, किसने बनाया ये चित्र? साल्वाडोर डाली ने, हेनरी मातिस, जॉन मीरो या पाब्लो पिकासो? जीवन का आनंद किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? 1906 में ये चित्र बना था। यहाँ पूछ रहा है किसके द्वारा। तो 10वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है मित्रों हेनरी मातिस के द्वारा बनाया गया। फाववाद के जनक, फाववाद के जन्मदाता, फाववाद के मुख्य कलाकार हेनरी मातिस ने द जॉय ऑफ लाइफ जीवन का आनंद 1906 में बनाया है, जो इस समय बर्न फाउंडेशन डिलाडेल्फिया में सुरक्षित है, मौजूद है। ठीक है, 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, आपके सामने है स्क्रीन पे, और कहना है प्रश्न का, काली मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियां किस फाववादी कलाकार ने बनाई? ठीक है, सबसे पहले तो प्रश्न का जो कहना है काली मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियां, यही बनाई एक फाववादी कलाकार ने। क्या वो मार्सेल ने बनाई, या फिर हेनरी ने, रुवाल्ट ने, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काली मोटी पूरी रेखाओं की घिरी आकृतियां इस फाववादी कलाकार ने बनाई, मतलब फाववाद का वो कलाकार है। तो फाववाद के कलाकार हेनरी मातिस भी हैं, लेकिन आपको दिमाग में और भी रखना है हेनरी मातिस के अलावा और भी कलाकार हैं जो फाववाद में काम कर चुके हैं। तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है सी, रुवाल्ट ने। रुवाल्ट भी जो हैं वो फाववादी कलाकार थे और उन्होंने ही इस तरह की कला, इस तरह की मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियां बनाई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जलते हुए रंगों जैसा शुद्ध प्रभाव हेनरी मातिस के किस चित्र में देखने को मिलता है? ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है प्रश्न में। क्या कहा गया है? जलते हुए रंगों जैसा शुद्ध प्रभाव, जैसे लग रहा है, यानी वो रंग कैसा दिख रहा है? जलते हुए रंग जैसा, एक जलते हुए रंग जैसा शुद्ध प्रभाव हेनरी मातिस के एक चित्र में दिखाई देता है। क्या वो चित्र भोजन की मेज है उनका बनाया हुआ, या गुलाम, ब्लू न्यूड, या हरी पट्टी? ठीक है, हरी पट्टी भी हेनरी मातिस ने ही बनाया है, आप जान लीजिए। ब्लू न्यूड हेनरी मातिस ने ही बनाया है। गुलाम, यहाँ गुलाम की बात कर रही है, गुलाम भी उन्होंने ही बनाया हुआ है, और भोजन की मेज उन्होंने ही बनाया है। ठीक है, लेकिन मित्रों यहाँ सवाल ये है, जलते हुए रंगों जैसा शुद्ध प्रभाव इसमें से कौन से चित्र में हेनरी मातिस के देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब है मित्रों ए, भोजन की मेज। भोजन की मेज एक चित्र है जिसमें ये दिखता है, ब्लू न्यूड एक चित्र है, हरी पट्टी एक चित्र है, लेकिन मित्रों ये जो है ना, ये आपका मूर्ति है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? गुलाम जो है वो हेनरी मातिस की बनाई एक मूर्ति है। ठीक है, जिसको उन्होंने कांस्य में बनाया था, और उसको उन्होंने सन 1900 से लेके 1904 के बीच तक तैयार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं इन जानकारियों के साथ। 13वें प्रश्न पे पहुंचते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन का देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि ऑप्टिकल आर्ट का अर्थ क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, प्रश्न हमारा क्या पूछा है। ऑप्टिकल आर्ट, ऑप्टिकल आर्ट का जो मायने होता है, जो मीनिंग होता है, मतलब होता है, या कह लीजिए अर्थ होता है, वो हाथ की कला होता है, या मूर्ति कला, चित्रकला, या नेत्रीय कला। ठीक है, तो उम्मीद है आपके लाइक के बटन पे लाइक चल रहे होंगे, शेयर भी आप जरूर करते होंगे हमारे वीडियो को बाकी लोगों को देने, जो है सपोर्ट देने के लिए।
तो मित्रों हमारे इस प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब है डी, नेत्रीय कला, ऑप्टिकल आर्ट, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, आप कला। क्या कहते हैं, आप आर्ट कह लीजिए या आप कला कह लीजिए, इसी को आपको ही ऑप्टिकल कहते हैं अंग्रेजी में। सिर्फ अंग्रेजी में मैंने उसको रखा है, थोड़ा सा आपको इधर उधर कंफ्यूज के लिए थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, विक्टर वासरेली ने किस कला का आरंभ किया। ध्यान दीजिएगा, विक्टर वासरेली नाम है और उन्होंने जिस कला का उन्होंने आरंभ किया, क्या वो यथार्थवाद था, अति यथार्थवादी था कला, वो आप कला था या जंगलवाद था। विक्टर वासरेली ने इसमें से कौन से कला का आरंभ किया। ठीक है, ये है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, जिसका सही जवाब है मित्रों सी, आप कला या कह लीजिए ऑप्टिकल आर्ट की का प्रारंभ उन्होंने किया था विक्टर वासरेली ने, जो कि मूल रूप से हंगरी के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, हंगरी के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं, 15वें प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 15। लाइक शेयर फटाफट करते रहिएगा मित्रों। उम्मीद है मेरे क्लास को आप अटेंड करिए, बस केबीएस हो या कोई भी कला के टीचर हो, भर्ती आए, आप उड़ा देंगे, गर्दा कर देंगे, मेरी गारंटी है। बस आप पढ़िए, तो सिर्फ जुड़े रहिए और पढ़िए। 15वां प्रश्न कह रहा है कि जेब्राज नामक चित्र को किस आर्ट का आरंभिक उदाहरण माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का कहना है कि जेब्राज जो है वो एक चित्र है, और इस चित्र को कहना है प्रश्न का कि किस आर्ट का, यानी कौन से आर्ट का आरंभिक एग्जाम्पल जेब्राज नामक चित्र को माना गया। ऑप्टिकल आर्ट का आरंभिक चित्र इसे माना गया उदाहरण में, या पॉपुलर आर्ट का, भविष्यवाद का, या सर्वोच्चवाद का। तो एक बात जानिए, सुपर प्रश्नों की श्रृंखला है, सुपर टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपको डेली मिलेगी। बस आप अपनी तैयारी कैसे रखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो मित्रों शुरू से अंत तक जब बने रहेंगे तभी आपको फेस हो पाएगा, और इसका सही जवाब है मित्रों ए, ऑप्टिकल आर्ट। जेब्राज नामक चित्र को किस आर्ट का आरंभिक उदाहरण माना जाता है, ऑप्टिकल आर्ट का, और जेब्राज को 1930 ईस्वी में बनाया गया विक्टर वासरेली के द्वारा। जब उस चित्र को आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारे जेब्राज उसमें हैं, लेकिन वो भी एक अपने आप में कला है। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा आपको। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का 16वां प्रश्न, कहना है अमेरिका में पॉप कला किस साल आरंभ हुआ, या किस साल शुरुआत हुआ या प्रारंभ हुआ। ठीक है, अमेरिका में जो है पॉप कला का जो शुरुआत हुआ, आरंभ हुआ, वो 1955 में हुआ, या 1960 में, 1962 में, या 1965 में। ठीक है, यह है आपका प्रश्न संख्या 16 आज के इस रात के 8 बजे के मैराथन श्रृंखला का, और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 1960 में अमेरिका में पॉप कला की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, 17वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 हमारे स्क्रीन पे क्या कहना चाहता है, देखें। कह रहा है कि चेल्सी गर्ल्स नामक चलचित्र किस अमेरिकी पॉप कलाकार ने बनाई थी। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है ये, देखिएगा, और बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है ये। क्या कहा, चेल्सी गर्ल, ये जो क्या है मित्रों, ये एक चलचित्र है, और किस अमेरिकी पॉप कलाकार ने बनाई थी। अब यहाँ आपके दिमाग में हो रहा हो चलचित्र का मतलब क्या होता है, आपको कमेंट्स करना है जरूर कि यहाँ पे चलचित्र का आशय क्या है। ठीक है, आपको कमेंट्स करना है, क्योंकि ये शब्द अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको याद करने में भी प्रश्नों को आसानी होगी। ठीक है, अब पूछ रहा है कि रॉबर्ट रोसेनबर्ग के द्वारा बनाई गई थी ये चलचित्र चेल्सी गर्ल, या पाओलोजी के द्वारा, रिचर्ड हैमिल्टन के द्वारा, या एंडी बरहोल के द्वारा, किसके द्वारा। तो यह है हमारा 17वां प्रश्न, जिसका सही जवाब है डी, एंडी बरहोल के द्वारा जो है चेल्सी गर्ल नामक चलचित्र अमेरिका पॉप कलाकार जो हैं वो उनके द्वारा बनाई गई है, यानी ऑप्टिकल आर्ट के ये कलाकार हैं नहीं थे। कभी कभी देखिएगा बोलते हैं तो ऐसा ना हो कि उसी पे आप लोग जो है अटक जाते हैं। इटली की आधुनिक कला का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है इटली की आधुनिक कला का आरंभ, शुरुआत माना जाता है सुरीलवाद को, या फिर मतलब सुरीलवाद से माना जाता है इटली का आधुनिक कला का आरंभ,
या सर्वोच्चवाद से, भविष्यवाद से या किरणवाद से। ठीक है। इटली की आधुनिक कला का आरंभ इसमें से कौन से कला आंदोलन से माना गया है? अब यहाँ इटली शब्द है, तो बस थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में ध्यान होगा तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कौन सा कला आंदोलन का उदय इटली में इसमें से हुआ था। इस ऑप्शन के अनुसार आपको अगर ढूंढना है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और पकड़ लेंगे। इसका सही जवाब जो है वो है भविष्यवाद। भविष्यवाद का उदय ही मित्रों इटली के मिलान में हुआ था। तो यहाँ पूछ ही रहा है कि इटली की आधुनिक कलाकारम, यानी इटली शब्द मौजूद है, मतलब कि ये वही भविष्यवाद की ही बात कर रहा है। ठीक है। 19वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन क्या क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 19 का कहना है कि किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा गत्यात्मकता है? यानी इसमें से कौन से आंदोलन के पीछे का जो मुख्य हमारा अवधारणा है वो क्या है? गत्यात्मकता है। ध्यान दीजिएगा, गत्यात्मकता, या कह लीजिए गति के चित्रण को लेकर, यानी कह लीजिए कि कौन सा कला आंदोलन गति के चित्रण को लेकर चला था या गत्यात्मक चित्रण को लेकर चला था, या अवधारणा उसका मुख्य यही था। भविष्यवाद, अभिव्यंजनवाद, यथार्थवाद या सर्वोच्चवाद, किसका? ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, भविष्यवाद आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा क्या थी? गत्यात्मकता, या कह लीजिए गति के चित्रण को लेकर। तो ये हुआ आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन का 20वां। कार्लो कारा किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? नाम है ये कार्लो कारा। पूछ रहा है कौन से कला आंदोलन के चित्रकार के रूप में जाने जाते थे कार्लो कारा। ठीक है। क्या वो सर्वोच्चवाद के चित्रकार थे, भविष्यवाद के चित्रकार थे, किरणवाद के चित्रकार थे, या फिर जंगलवाद के चित्रकार थे? लगभग सभी टॉपिक के 30 प्रश्नों की श्रृंखला अभी 2-3 दिन से जितने भी वीडियो इस पे आपको मिल रहे हैं मस्तक पाश्चात्य कला से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके कुछ कंपटीशन ऐसे हैं जो इसके प्रश्न अच्छे खासे और बहुत डीपली पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए काम आएगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका बी, भविष्यवाद। ठीक है। भविष्यवाद। कार्लो कारा किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? भविष्यवाद के चित्रकार थे। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पे है आपके 21वां प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि सुरीलवाद कला आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? इनमें से सुरीलवाद कला आंदोलन के प्रेरणता रॉबर्ट डेलोनो थे, कार्लो कारा थे, विलियम ब्लेक या जॉक डेविड? थोड़ा नाम टेढ़ा मेढ़ा तो है, लेकिन ध्यान से आपको सिर्फ अपने कला आंदोलन को रखना है दिमाग में। यहाँ किस आंदोलन की बात हो रही है? सुरीलवाद की, ऑर्फिज्म की, सुरीलवाद की। ठीक है। इसके आंदोलन के प्रेरणता कौन थे ये पूछ रहा है। तो मित्रों इसका सही जवाब जो है, यानी 21वें प्रश्न का सही जवाब है ए, रॉबर्ट डेलोने। कौन है? रॉबर्ट डेलोने इसका प्रेरणा माने जाते हैं। और इसका उदय कब हुआ था अगर पूछता है तो सन है 1912 ईस्वी में सुरीलवाद का उदय हुआ था। रॉबर्ट डेलोने इसके प्रेरणा माने जाते हैं और वो भी एक कला आंदोलन है ये भी। ठीक है। अगला प्रश्न है सिंहासन रोपण किस पाश्चात्य कलाकार का चित्र है? ध्यान से देखिएगा, सिंहासन रोपण किस पाश्चात्य कलाकार ने यह चित्र बनाया है? डोमियने, गुस्ताव कुर्बे, कोरो या जॉक डेविड? ठीक है। सिंहासन रोपण नामक पाश्चात्य चित्र या यूरोपीय किस कलाकार का चित्र है ये? हमारा 22वां प्रश्न है कहना उसका, और इसका सही जवाब है जॉक डेविड। उम्मीद है कि आप प्रश्न मेरे उत्तर से पहले दे रहे होंगे अपने टेस्ट श्रृंखला को जांचने के लिए। ईमानदारी से यही तरीका है। ईमानदारी मतलब एक बार जो आंसर दे दीजिए उसको फिर कहिए मत कि मैं ये मानता हूँ, आप उसको मान के काउंट करके चलिए। 23वां प्रश्न का कहना है कि किस आधुनिक कलाकार ने हथनी नामक चित्र बनाया? ध्यान दीजिएगा, किस आधुनिक कलाकार ने बनाया हथनी
नामक चित्र नीरज गोस्वामी का बनाया हुआ ये चित्र है या सुकुमार बोस का, भारती खेर या नीलिमा शेख? ठीक है, आधुनिक शहर भारत के, ये प्रश्न, एक दो प्रश्न इसमें वो भी मेंशन किए गए होंगे बीच में। ठीक है, हथनी नामक चित्र बनाने वाले आधुनिक कलाकार इनमें से कौन से हैं? 23वें प्रश्न का कहना है और इसका सही जवाब है भारती खेर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से गुलाम मोहम्मद शेख का बनाया चित्र कौन सा है? गुलाम मोहम्मद शेख भारत के आधुनिक कलाकार थे और बहुत सारे योगदान अपने कला में उन्होंने दिया, लेकिन यहाँ सवाल है इनका इनमें से कौन सा बनाया चित्र है? संगीतकार, एक अचंभा देख रे भाई, वाटरफॉल या शारिका? ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह के प्रश्न कोई गारंटी नहीं है, पूछे जा सकते हैं कि चित्रकार का नाम आपको डाल दे और कह दे कि भाई अब चित्र का नाम आप बताइए कि किसने इस चित्र को बनाया है, चित्रकार का नाम आपको क्वेश्चन पे ही दे दे। तो यह है आपका 24वां प्रश्न, जिसका सही जवाब है एक अचंभा देख रे भाई। गुलाम मोहम्मद शेख का बनाया है एक अचंभा देख रे भाई। उन्होंने इसके अलावा कहत कबीर श्रृंखला बनाई, कश्मीर किसका है, द ट्री ऑफ लाइफ, बोलती सड़क, शहर बिकाऊ है, मेघदूत, निहारिका, ये सब उनके ही द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर ये जो चित्र दिए हैं इस पर अगर चर्चा करेंगे तो संगीतकार जो बनाया है वो सदाशिवम गंगाधर श्रीखंडे के द्वारा बनाया हुआ है। वाटरफॉल जो है ये किसके द्वारा बनाया है, मेरे दिमाग में देखिए आ नहीं रहा है, लेकिन आप लोग को पता होगा तो कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग। दिमाग में अगर आएगा तो उसके बारे में मैं आपको ज़रूर चर्चा कर दूंगा कि वाटरफॉल जो है इसमें से किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, उसके अलावा सारिका भी है, इसमें आपके स्क्रीन पे एक सारिका भी लिखा हुआ है और सारिका जी.आर. संतोष का बनाया हुआ है। ठीक है, सारिका जो है दिमाग में है जी.आर. संतोष। वाटरफॉल किसका बनाया हुआ है ये कमेंट्स आप कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। वैसे तो पता मुझे भी है लेकिन दिमाग में मेरे नहीं है नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है इसमें से किसको? अजंता को, जोगीमारा को, मिर्जापुर को या अल्टामीरा गुफा को? ठीक है, मतलब प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल, ध्यान दीजिएगा सिस्टाइन चैपल कहा गया, वो भी प्रागैतिहासिक काल का। बहुत बड़ी बात है, कौन से गुफा को? अजंता को, जोगीमारा को, मिर्जापुर की गुफाओं को या अल्टामीरा को? है फेसबुक के ग्रुप में, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी चर्चा चल रहा था, मेरे वीडियो बनाने से पहले मैंने देखा है पाब्लो पिकासो को लेकर कि पाब्लो पिकासो सर ने बताया है 3। मैंने मित्र जो बताया है वो मैंने ये सिर्फ इतना क्वेश्चन में बनाया था कि पाब्लो पिकासो के कितने पीरियड थे, तो उसमें मैंने आपका आंसर दिया होगा 3। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछे कि रंगों के आधार पर पाब्लो पिकासो के कितने पीरियड थे, तब वहाँ हम 2 कहेंगे। क्या कहेंगे? तब वहाँ हम 2 आंसर देंगे। लेकिन हमने ये नहीं पूछा था कि रंगों के आधार पे पाब्लो पिकासो का पीरियड क्या था, हमने सिर्फ पूछा था पाब्लो पिकासो का पीरियड कितना था। तो रंग के आधार पे 2 और एक घनबाद 3 टोटल हुआ। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि पूछा क्या गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा अल्टामीरा की गुफा को प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। सिस्टाइन चैपल आपको पता ही है, माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया हुआ है। 26वां प्रश्न कह रहा है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक पर सबसे अधिक शोध कार्य किसने किया था? इसमें से किस पे? यूरोपीय प्रागैतिहासिक, मतलब अल्टामीरा की जो गुफाओं से संबंधित जितने भी मिले हैं प्रागैतिहासिक, उसके बारे में कह रहा है। सबसे अधिक शोध शब्द क्या है? सबसे अधिक शोध कार्य यूरोपीय प्रागैतिहासिक पर करने वाले कॉकबर्न हैं या पर्सी ब्राउन, हेनरी ब्रोइल या दयाराम साहनी? किसने सबसे अधिक शोध कार्य किया यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला पे या प्रागैतिहासिक कला की बनाई हुई चीज़ों पे? 26वें प्रश्न का यही कहना है और इसका सही जवाब है हेनरी ब्रोइल ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अल्टामीरा की गुफा में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? काफ़ी संख्या में चित्र दिखाई पड़ता है एक जानवर का
प्रागैतिहासिक काल के अल्टामीरा की गुफा में, क्योंकि अल्टामीरा प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं से संबंधित चित्र उसमें मिले हैं। लेकिन यहाँ है कि सबसे अधिक कौन से जानवर का चित्र उसमें मिला है, जंगली भैंसे का या हिरण का, बारहसिंघा का या खरगोश का, यह है प्रश्न आपका। ठीक है, तो धीरे धीरे आप फाइनल सबमिट की तरफ अपने पहुंच रहे हैं टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला के आज के इस वीडियो के। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी डीएलएड और बीएड है और सीटेट आप पास हैं, केंद्र का प्राइमरी अगर 1 से 5वीं पास हैं, तो 64+ की भर्ती है प्राइमरी की इस बार केवीएस में, आपके हाथ में बाजी है, मार लीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों, जंगली भैंसे का चित्र सबसे ज़्यादा आपको उसमें देखने को मिलता है। आइए, ये रिसेंट प्रश्न है और 2021 में इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, उम्मीद है आपको भी जरूर ध्यान होगा। सन 2021 में इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप में से कितने वर्ष पुराना प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुआ था? ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा भी होगा 2021 में, ये तो 22 खत्म हो रहा है, चूंकि दिसंबर चल रहा है, इसके बाद 22 खत्म हो जाएगा। एक साल पहले की मतलब चर्चा हो रही है कि 2021 में जगह थी इंडोनेशिया, ठीक है, और वहाँ एक सुलावेशी द्वीप है, वहाँ पे कितने वर्ष पुराना प्रागैतिहासिक चित्र मिला है? 35,000 वर्ष पुराना या 40,000 वर्ष पुराना, 42,000 वर्ष पुराना या 45,000 वर्ष पुराना? पहले तो ये प्रश्न हुआ। दूसरा, इस उत्तर को देने के बाद आपको एक इस प्रश्न से संबंधित एक कमेंट्स ये करना है मेरे साथियों, उम्मीद है आप उत्तर एकदम क्लियर देंगे, कि जिस प्रागैतिहासिक चित्र को प्राप्त किया गया 21 में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में, वो चित्र किसका था? ये कमेंट्स आप करिएगा और इसका उत्तर बताते चलते हैं। आप उम्मीद है कि कमेंट्स कर दिए होंगे। 45,000 वर्ष पुराना, 45,000 प्लस उसमें समझ लीजिए दिया है, कई जगह देखिएगा 45,500 वर्ष दिया होगा। तो लगभग एक रेशियो हम लोग रखे हैं कि 45,000, ठीक है। तो अगर 45,500 दे दे तो उसी को ही टिक मारिएगा। 45,000 वर्ष पुराना कौन सा चित्र था, ये आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न कह रहा है कि मणिकुट्टिम कला विधा का प्रयोग नहीं हुआ। मणिकुट्टिम कला विधा का प्रयोग गोथिक कला में नहीं हुआ या मिस्र की कला में, दोनों ही कलाओं में, या इनमें से कोई नहीं? तो शुरू हो जाइए कमेंट्स को फाइनल सबमिट करने के लिए। फाइनल सबमिट, बस एक प्रश्न आप पीछे हैं फाइनल सबमिट के, और मैं देखना चाहता हूं कि 30 में क्या रहा बेस्ट आज का आपके। मणिकुट्टिम कला विधा का प्रयोग नहीं हुआ पूछ रहा है। तो मित्रों, मिस्र की कला में मणिकुट्टिम कला विधि का प्रयोग नहीं हुआ है। और वीडियो का आखिरी प्रश्न, अगर आपको ध्यान होगा तो किसी दिन पढ़ाते हुए मैंने इस तरह की चर्चा की थी कि ये भी प्रश्न दिमाग में एग्जामिनर के आ सकता है। अभी तक कहीं देखा नहीं गया, लेकिन मेरे दिमाग में आया तो मैं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ा ही देता हूँ। प्रश्न है, 20वीं शताब्दी की कला आंदोलन के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं आता है। 20वीं शताब्दी की कला आंदोलन के अंतर्गत घनवाद नहीं आता, या फिर जंगलवाद नहीं आता, अभिव्यंजनवाद नहीं आता, या इंस्टॉलेशन आर्ट नहीं आता, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न है तो अपने आप में अगर पढ़े हैं तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल है ये। अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए सिंपल है ये, लेकिन जिसने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया होगा इस पे, तो उनके लिए ये सिंपल प्रश्न नहीं है मित्रों। 20वीं शताब्दी की कला आंदोलन के अंतर्गत नहीं आता है इसमें से कौन सा? तो फाइनल सबमिट उम्मीद है हमसे पहले आपने कर दिया होगा। इसका सही जवाब है इंस्टॉलेशन आर्ट, ठीक है। इंस्टॉलेशन आर्ट जो है वो अल्पकालीन कला प्रवृत्तियों का जो टॉपिक खड़ेंगे, जिसमें आपने आप कला पढ़ा, पाप कला पढ़ा, भविष्यवाद, सर्वोच्चवाद, सुरीलवाद, नवलचीलवाद, किरणवाद, एक्शन पेंटिंग, कंप्यूटर और इंस्टॉलेशन, ये सब उस फील्ड के हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी में घनवाद आता है, 20वीं शताब्दी में जंगलवाद आता है जिसको आप कहते हैं फाववाद, 20वीं शताब्दी में आपका अभिव्यंजनवाद आता है, अति यथार्थवाद आता है और दादावाद आता है। मैंने आपको बताया था 20वीं शताब्दी के कला में ये सभी आते हैं, तो इसका सही जवाब भी होगा। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो और उसमें बताए गए प्रश्न
बेहद पसंद करके एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई को। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त। अगर कोई डाउट हो एलिजिबिलिटी से लेकर जो अभी तक आया है फील्ड में, तो उस पर ज़रूर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। आप एक दूसरे से पूछिए, मैं देखता हूँ, मैं भी आपको रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।